हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि हम आज से मैथ की क्लास रोज एक क्लास लेंगे और एनसीईआरटी क्लास 6 से 8 तक पढ़ेंगे, जिसे सीटेट के सभी क्वेश्चन आते हैं। और सीटेट में 15 नंबर की जो पेडागोजी होती है मैथ की, और 15 नंबर के होते हैं क्वेश्चंस। तो 15 नंबर की पेडागोजी तो हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन 15 नंबर के जो मैथ के क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन सीरीज हैं, उन सबको हम क्लास 6 से 8 तक के अगर हम चैप्टर सभी पढ़ लेते हैं तो बहुत ही ईजी वे में हम बहुत उसे समझ जाएंगे। और फिर हमें, अगर आप मन से एक बार वीडियो भी देख लें ना, तो फिर आपको दोबारा उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। अब कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं सीटेट के मैथ पोर्शन में, हम उसकी एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ है सीटेट का सिलेबस। सीटेट के सिलेबस में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम को जब आप जान लेते हैं तो फिर आप जानते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक, तो इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं। अब देखिए, अगर हमने यहाँ भी थोड़ी देर मैं को देखा था इसके पहले कि अगर 15 नंबर की जो पेडागोजी होती है और 15 नंबर के जो क्वेश्चन सीरीज होते हैं, तो 15 नंबर में दो या तीन क्वेश्चन होते हैं जो नंबर सिस्टम से ही आते हैं। और पेडागोजी में एक या दो क्वेश्चन नंबर सिस्टम से जुड़े हुए जरूर आते हैं कि नंबर सिस्टम को सिखाया जा रहा है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और नंबर सिस्टम को किस तरीके से बच्चे को सिखाया जाए। जैसे कि अगर हम लास्ट ईयर के एक पेपर का एक क्वेश्चन देखें कि यहाँ पर देखिए, गणित के कुछ क्वेश्चंस मैं देख रही थी, तो यहाँ एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा रही हूँ पेडागोजी का। एक मिनट बस। हाँ, ये देखिए, यहाँ पर नंबर सिस्टम को दिखाया गया पूरी तरह से। अच्छा, सीटेट के एग्जाम में एक बड़ी बात होती है कि पेपर देख के इंसान डर जाता है कि उसमें पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्वेश्चन छोटे होते हैं, उनके आंसर बहुत इजी होते हैं, बस थोड़ा सा समझना होता है। लेकिन इतने ज़्यादा पेज होते हैं और इतनी ज़्यादा क्वेश्चन इतना लंबा होता है कि पढ़ने में टाइम लग जाता है, तो हमें उसे समझ लेना है। अभी देखिए, यहाँ पर आज तो हम शुरुआत भी इसी चैप्टर से करेंगे और इसी टॉपिक से शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं। संख्याओं के पाठ को शुरू करने से पूर्व शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर निम्नलिखित संकल्पना मानचित्र खींचता है। ठीक, अगर जैसे जब ये टीचर पढ़ाने जाते हैं तो क्या करते हैं, वह ब्लैक बोर्ड पे सबसे पहले एक आकृति बना लेते हैं, एक मैप बना लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना होता है, कब क्या कैसे पढ़ाना है। तो अगर टीचर ने ऐसा बनाया है, अब आप देख रहे हैं ना, ये संख्या के से शुरुआत हुई है, इसका मतलब टीचर क्या पढ़ाना चाहते हैं, संख्या पढ़ाना चाहते हैं, तभी तो उन्होंने संख्या के बारे में लिखा है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ से संख्या के बारे में उन्होंने लिखा है, संख्याओं की एक तरफ तो उन्होंने लिखा है संख्या के प्रकार, और दूसरी तरफ उन्होंने लिखा है संख्याओं पर संक्रियाएं। तो आज अब इसे पढ़ाने के बाद क्वेश्चन के बाद पूछा जा रहा है, इसमें शिक्षक क्या प्रयास कर रहा है, किस चीज का प्रयास कर रहा है, मतलब किस काम को करने का प्रयास कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें पहला है कि पाठ में शिक्षार्थियों की रुचि उत्पन्न करने का। वह जो शिक्षक है उसने यह पूरा डायग्राम इसलिए बनाया ताकि शिक्षार्थियों की रुचि उत्पन्न हो सके पाठ में। दूसरा, पाठ में संकलित सभी संकल्पनाओं का विहंगावलोकन करने का, मतलब एक ओवरव्यू जो दिया जाता है कि एक बार में पूरा पूरा जान लो कि इस टॉपिक से संबंधित इतनी चीजें हमें पढ़नी है। या तीसरा, शिक्षार्थियों को कक्षा में सतर्क और एकाग्र रहने के लिए सचेत करना, अन्यथा वह विषय के सभी भागों को समझ नहीं पाएंगे। और चौथा, शिक्षार्थियों को संकेत देना कि आकृति में दिखाई गई छोटी इकाइयों में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब ये ऑप्शन हमने देख लिए। अब मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, ट्रिक है ये। जैसे आप जानते हैं ना, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ता है, ठीक, निगेटिव के साथ निगेटिव जुड़ता है, यह हर जगह होता है, यहाँ एग्जाम में भी। ठीक, जो क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्वेश्चन अगर निगेटिव है तो उसका आंसर भी निगेटिव होना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि शिक्षक प्रयास कर रहा है, तो प्रयास हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो यह क्वेश्चन पॉजिटिव है। और यहाँ जब आप देख रहे हैं नीचे कि यह परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं,
जब भी सीटेट के पेपर में यह दिया हो, कोई भी ऑप्शन अगर यह हो कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप समझ जाइए कि यह ऑप्शन निगेटिव है। ठीक, तो यह तो बिल्कुल नहीं होगा। जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ना, वह तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव के साथ निगेटिव नहीं हो सकता। अब बचे 3 ऑप्शन। ठीक, पाठ में शिक्षार्थियों की रुचि उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है, या पाठ में संकलित सभी संकल्पनाओं का ओवरव्यू करने का, मतलब विहगावलोकन, एक विहंगम रूप में पूरा सब कुछ एक बार में देख लेने का, या शिक्षार्थियों को कक्षा में सतर्क और एकाग्र रहने के लिए सचेत करना, अन्यथा वह विषय के सभी भागों को समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए, तो हमने जाना कि चौथा तो बिल्कुल नहीं होगा ऑप्शन। अब तीसरा देखते हैं। तो शिक्षार्थियों को कक्षा में अगर सतर्क रखना है तो शिक्षक को शिक्षार्थियों से लगातार कांटेक्ट बनाए रखना होगा, मतलब प्रश्न उत्तर करते रहना होगा, या अपनी बातों को समझाते हुए किसी को उठा के खड़ा करा के पूछते रहना होगा। ऐसा अगर कहता है, बातचीत कम्युनिकेशन अगर लगातार बनी रहे तो शिक्षार्थी सचेत रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने जाएंगे तो आप शिक्षार्थियों की ओर तो देख नहीं रहे हैं, तो उस समय शिक्षार्थी सचेत कैसे होंगे? तो यहाँ पर ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। अब हम देखते हैं इन दोनों में से, पाठ में संकलित सभी संकल्पनाओं का विहगावलोकन करने का, या पाठ में शिक्षार्थियों की रुचि उत्पन्न करने का। अब पाठ में शिक्षार्थियों की अगर रुचि उत्पन्न करनी है तो उसके लिए आवश्यक है कि पढ़ाई का तरीका बदला जाए। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, वो तो लिख रहे हैं, और जब लिखा जा रहा होता है तो उस समय का माहौल बिल्कुल ही नीरस होता है, क्योंकि जब शिक्षक कुछ लिख रहे होते हैं बच्चे आपस में बात करना शुरू करते हैं, वे उस समय ध्यान वहाँ नहीं दे रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? पाठ में संकलित सभी संकल्पनाओं का विहगावलोकन करने का, मीन्स कि हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है उनका एक ओवरव्यू देने का कोशिश शिक्षक कर रहे हैं। तो हम भी यही ओवरव्यू से शुरू करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले हम जानते हैं संख्याएं क्या है। किसी भी वस्तु, हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं वे कितनी हैं, हम कैसे जानते हैं? इनके लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हीं चिन्हों को संख्याएं कहते हैं। आया समझ में कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं वे कितनी हैं? अगर हमें यह जानना हो तो हम क्या करेंगे? उनको गिनेंगे। उनको गिनने के लिए हमने कुछ चिन्ह रखे हुए हैं जो मानक चिन्ह हैं। उन जो मानक चिन्ह हैं उन्हीं चिन्हों को हम संख्याएं कहते हैं। अब संख्याओं के प्रकार, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए, जो संख्याएं हैं ना, वे सबसे पहले वे संख्याएं होती हैं जो हमारे आसपास हैं, प्राकृतिक संख्याएं। क्योंकि हमने बात की गिनने से, कोई वस्तु कितनी है, तो जब हम कोई सी वस्तु को गिन रहे हैं तो वह वस्तु हमारे आसपास मौजूद है ना। तो जो वस्तु हमारे प्रकृति में मौजूद है, जो संख्याएं हमारी प्रकृति में मौजूद हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। इसका एक वीडियो मैंने, सबसे पहला वीडियो जो आप मेरे मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसको डाला भी है, संख्या। तो उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। उसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम शून्य को भी जोड़ लें, अगर रिक्त स्थान को भी जोड़ लें, अर्थात अगर हम ये कहें कि कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसके लिए हमने एक चिन्ह दिया शून्य। और जब शून्य प्राकृतिक संख्या के साथ जुड़ जाता है तो संख्याएं हो जाती हैं पूर्ण। अच्छे से समझिए फिर से, वस्तु या तो होती है या फिर नहीं होती है। अगर है तो वह प्राकृतिक है, ठीक। अगर नहीं है तो वह शून्य है। और यही जब है और नहीं है दोनों मिल गए तो संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। तो जब भी संख्याओं के साथ अगर हम शून्य को भी जोड़ लेते हैं तो हमें प्राप्त होती हैं पूर्ण संख्याएं। उसके बाद अब संख्याएं जो हमारे पास हैं वे तो हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हमने किसी से उधार ले लिया तो उसे हमें लौटाना होगा ना। और जो हमने उधार लिया वो हम पे क्या हुआ? ऋण। जो हमारे पास है वो तो हमारा धन है ना। हमारे पास मान लीजिए अगर कुछ पैसे हैं तो हमारे वाले पैसे क्या हुए? हमारा धन हुआ।
हमने किसी से उधार लिया, वह हम पर ऋण हुआ। यही धन और ऋण दोनों मिल जाते हैं जब शून्य के साथ, तो पूर्णांक बनाते हैं। धन और ऋण संख्याएं जब मिल जाती हैं शून्य के साथ तो पूर्णांक बनाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलती हैं तो पूर्ण संख्याएं बनती हैं, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याएं मिलती हैं तो पूर्णांक बनते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और कि प्राकृतिक संख्याएं एक से शून्य शुरू होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि हर संख्या से बड़ी कोई ना कोई संख्या उपलब्ध हो जाती है। इसी तरह पूर्ण संख्याएं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या वह भी हम नहीं बता सकते कि कौन सी होगी, क्योंकि वस्तुएं तो अनंत होंगी ना। ऐसा तो नहीं कभी वस्तु खत्म होगी, जब वस्तु नहीं खत्म होगी तो संख्याएं कैसे खत्म होंगी। तो इसलिए इनकी जो सबसे बड़ी संख्या होती है वह हम परिभाषित नहीं बता सकते, क्योंकि वह हम अनंत कह देते हैं उसके लिए। अगला है पूर्णांक। पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या भी आप नहीं बता सकते और सबसे बड़ी संख्या भी आप नहीं बता सकते। इसके सबसे मध्य में जो निरपेक्ष संख्या होती है वह होता है शून्य। शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। और अगला हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जैसे जब आप तुलना करते हैं दो वस्तुओं की, ठीक, कौन ज्यादा है कौन कम है, तो यह जो तुलना करते हैं यह आप धनात्मक में भी कर सकते हैं और ऋणात्मक में भी कर सकते हैं। तो यह तुलनात्मक जो संख्या है वे ही परिमेय संख्याएं हैं। अगर सिर्फ पूर्ण संख्याओं की तुलना की जाए, ठीक है, दो पूर्ण संख्याओं की तुलना भाग विधि से की जाए तो वे संख्याएं भिन्न कहलाती हैं, ठीक। और अगर यही तुलना पूर्णांकों के बीच की जाए तो वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक। अब हम जानेंगे इसके साथ ही, और मैं आपको देखिए बिना कुछ लिखे बता रही हूँ, कुछ भी नहीं बता रही, बस मैं आपको एक समझिए रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहला वीडियो मैंने इसको पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। तो अगर आप दे सकते हैं, ये चारों के लिए मैंने 4 अलग अलग पार्ट के वीडियो भी बनाए थे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज को देख सकते हैं, या फिर आई कार्ड देख लीजिए, आई कार्ड ऊपर आ रहा होगा, तो उस आई कार्ड में आप देख लीजिए, आई बटन पे क्लिक करिए तो आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। यहाँ पर अब हम जानेंगे संख्याओं पर संक्रियाएं। ये सारी वीडियोज मैंने बना के रखी हुई हैं, मैं बस एक बार आपको रिवाइज करा रही हूँ। इसको मैं प्लेलिस्ट में मैं सारी वीडियोज डाल दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए संख्याओं पर संक्रियाएं होती हैं। जो भी संख्याएं हैं ना उन सब पे संक्रियाओं का मतलब उन पे क्रिया होती है, या तो जोड़ने की या घटाने की या गुणा करने की या भाग करने की, ठीक। अब जो योग और गुणन की संक्रियाएं सबके साथ होती हैं, यह प्राकृतिक संख्या के साथ भी होती हैं, ठीक। देखिए एक सेकेंड, यह प्राकृतिक संख्याओं के साथ भी होती है, पूर्ण संख्याओं के साथ भी होती है, पूर्णांकों के साथ भी और परिमेय संख्याओं के साथ भी होती है। तो यहाँ जब हम योग की क्रिया करते हैं, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो या परिमेय संख्या हो, तो इनकी विशेषताएं क्या होती हैं देख लेते हैं। संवृत्त। संवृत्त का मतलब होता है एक जैसा, ठीक। अगर हमने कोई घेरा बना दिया तो उस घेरे के अंदर आने वाली सभी चीजें संवृत्त कहलाती हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने एक कह दिया परिमेय संख्या, अब हमारे पास परिमेय संख्या क्या है, संवृत्त हो गई। तो अगर जितनी भी संख्याएं परिमेय संख्या ही हो, परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर अगर परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है तो हम कहेंगे कि यह योग का संवृत्त नियम है, ठीक है, यह योग का संवृत्त प्रगुण है, यह योग का संवृत्त नियम है। तो जब भी हम दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक। दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें योगफल पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। जब हम पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमें पूर्णांक ही प्राप्त होते हैं। जब हम परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी संख्याओं के लिए, विभिन्न प्रकार की जो संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं के लिए योग का प्रगुण संवृत्त है, ठीक। इनको जोड़ने पर वैसी ही संख्या प्राप्त होगी। अगला दूसरा हम देखते हैं क्रम विनिमेय। अगर हम क्रम बदल दें, जैसे अगर
प्राकृतिक संख्या की बात करें, अगर हम करें 2 धन 3 बराबर 5 हो रहा है, तो अगर हम क्रम बदल दें 3 धन 2 तो भी 5 ही आए। अगर उत्तर न बदले तो हम कहते हैं कि इनका क्रम विनिमेय प्रगुण लागू होता है। तो जब भी हम योग की क्रिया करते हैं तो परिमेय संख्याओं में, पूर्णांकों में, पूर्ण संख्याओं में और प्राकृतिक संख्याओं में यह वैसी ही संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं। लेकिन देखिए एक चीज और, हमने कहा पूर्ण संख्या को यह क्रम विनिमेय होती है का, पूर्ण संख्याओं का योग क्रम विनिमेय, पूर्णांकों का योग क्रम विनिमेय होता है, मैंने ये कहा। लेकिन इसका उत्तर एक बराबर नहीं आता है अगर संख्याएं अलग अलग हों। जैसे कि अगर हम कहें धन 2 के साथ, मतलब +2 के साथ अगर हम +3 को जोड़ते हैं तो इसका हम क्रम विनिमय भी करें तो हमें आंसर सेम मिलेगा ना। +2 + +3 = +5, +3 + +2 = +5। अब अगर हम जोड़ते हैं +3 + -2, मतलब +3 के साथ हम जोड़ रहे हैं -2 को, तो क्या मिलेगा? 1, यह पॉजिटिव होगा। ऐसे ही अगर हम -2 के साथ +3 को जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? +1। ठीक, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि जो भी संख्याएं हैं उनका उत्तर वही है। अब माइनस के साथ कर लेके देखते हैं, -3 + -2 = -5, -2 + -3 के साथ हम -2 को जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? -5। ठीक, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पूर्णांकों के साथ भी योग का क्रम विनिमय नियम लागू होता है। इसके साथ ही साहचर्य का नियम हम बता रहे हैं। तो साहचर्य का नियम क्या होता है कि अगर 3 संख्याएं हैं, ठीक है, अगर 3 संख्या है तो आप पहली दूसरी संख्या को पहले जोड़ के उसके साथ आप तीसरी संख्या को जोड़ सकते हैं, या दूसरी और तीसरी संख्या के साथ आप पहली संख्या को जोड़ सकते हैं। यह पूरा आपका मौखिक चल रहा है, ओरल आप पढ़ रहे हो, तो हमें लगता है जब तक आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है तो आप ध्यान से सुनना। मेरी बात जितनी ध्यान से सुनोगे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब दूसरा है व्यवकलन। व्यवकलन कभी भी ना तो संवृत्त होता है, ना क्रम विनिमेय हो सकता है और ना ही साहचर्य हो सकता है। जैसे कि देखिए, अगर +3, मतलब अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करें तो 3 और 2, 3 में से 2 को घटाओ तो 1 आता है, जानते हैं। लेकिन अगर 2 में से 3 को घटाओ तो -1 आता है, मतलब -1 उधार हो जाता है। जैसे कि अगर आपके पास 3 रुपए हैं, आपने किसी को 2 रुपए दे दिए तो आपके पास 1 रुपए पॉजिटिव बच गए ना। लेकिन आपके पास 2 रुपए ही हैं और आपने किसी का उधार लिया हुआ है 3 रुपए, तो अब आपके पास, आपने अपने 2 रुपए तो उसको दे दिए, लेकिन अभी भी आपके पास उधार कितना है? 1 रुपए। तो यह जो 1 रुपए उधार बचा है ना, तो यही ऋण है। हमने क्या जाना कि जब भी हम उधार लेते हैं उसको ऋण कहते हैं, जो हमारा होता है उसको हम धन कहते हैं। तो यह हमारा ऋण है। तो यह क्या आया? अगर आपके पास पैसा है, आपने किसी को दे दिया, ठीक, तो आपके पास धनात्मक रहेगा। लेकिन आपके पास कम पैसा है, उसका आपने ज्यादा उधार लिया है और आपने अपना दे भी दिया, तो भी आपके पास ऋण में रहेगा। ठीक, तो व्यवकलन का जो नियम है उसमें ना तो संवृत्त लागू होता है, ना ही क्रम विनिमय और ना ही साहचर्य लागू होता है। अगला गुणन। अब हम जानते हैं कि योग को बार बार जोड़ने की क्रिया को ही गुणन कहते हैं। तो जो भी नियम, जो भी विशेषताएं योग की होंगी, वे सभी विशेषताएं गुणन की भी होंगी। ठीक, तो यहाँ पर संवृत्त का गुण, क्रम विनिमय का गुण और साहचर्य का गुण गुणन की क्रिया में भी लागू होता है। अब देखिए एक चीज, जब किसी भी संख्या के साथ हम किसी भी संख्या को हम शून्य के साथ जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है ना। तो यह क्या है? योग का तत्समक अवयव है। शून्य योग का तत्समक का मतलब होता है शुद्ध। तो योग का तत्समक अवयव है शून्य। किसी भी संख्या में आप शून्य को जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी।
इसी तरह किसी भी संख्या में जब आप 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे 5 गुणे 1 किया तो 5 मिला ना, 10 गुणे 1 किया तो 10 मिला। किसी भी संख्या में अगर आप 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या मिलती है। इसका अर्थ क्या है कि गुणन का तत्समक अवयव 1 है। ठीक, तो योग का तत्समक अवयव 0 है, गुणन का तत्समक अवयव 1 है। कभी भी दो संख्याओं में अगर आप गुणा करते हैं तो वैसी ही संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे अगर दो प्राकृतिक संख्याओं में गुणा किया तो प्राकृतिक संख्या, दो पूर्णांकों में गुणा किया तो पूर्णांक, दो पूर्ण संख्याओं में गुणा किया तो पूर्ण, दो परिमेय संख्याओं में गुणा किया तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। यह समवृत्त नियम है। क्रम विनिमय अगर a गुणे b या b गुणे a आप करेंगे तो आपको हमेशा उत्तर 1 ही मिलेगा। यह क्रम विनिमय नियम है। साहचर्य नियम, जब 2 से अधिक संख्याएं हैं, मतलब अगर 3 संख्याएं हैं तो दो संख्याओं a और b को जोड़ के अगर आप उसे c से जोड़ें या b और c को जोड़ के उसे आप a से जोड़ें तो आपको जो उत्तर मिलेगा वह एक जैसा ही होगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। तो यह गुणन है। और विभाजन, हम जानते हैं कि घटाने की जो क्रिया है वही तो विभाजन है। बार बार घटाने की जो क्रिया है वह विभाजन है। तो एक ही संख्या को जब बार बार घटा, जैसे कि 8 से आपने 2 को घटाया 6 आया, 6 से फिर आपने अगर 2 को घटाया तो 4 आया, 4 से फिर आपने 2 को घटाया तो 2 आया, और 2 से फिर आपने 2 को घटाया तो 0 आया। 4 बार आपने घटाया ना, 8 से 4 बार आपने 2 को घटाया, एक प्रक्रिया 4 बार आपने की तो आपको 0 मिलता है। यानी 8 में 2 से भाग देने पर 4 बार में वह कट जाता है। यह हमने भाग बताया था आपको पिछली वीडियोज में, मैंने बता दिया है। तो जो विभाजन की क्रिया है और व्यवकलन की क्रिया है यह एक दूसरे के साथ हैं। ठीक है, जैसे कि योग और गुणन, तो जो विशेषताएं योग की होंगी वही विशेषताएं गुणन की होंगी। तो ठीक इसी तरह जो विशेषताएं व्यवकलन की होंगी वही विशेषताएं विभाजन की भी होंगी। और ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। अब देखिए जो हमने आपको पढ़ाया इसी के आधार पर हमने पूरा पढ़ा दिया ना आपको, मतलब एक जो खाका बना हुआ था इस खाके के आधार पर हमने पूरा संख्याओं की विशेषताएं हमने जान ली। तो अब इसके आधार पर हम इनको देख लें। तो पाठ में संकलित सभी संकल्पनाओं का बेहुगावलोकन हमने कर लिया। हमारा पूरा रिव्यू जो है, ओवरव्यू जो है इसका, हमने एक ओवरव्यू हमारे यहाँ पर पढ़ा हुआ है और उसके आधार पर मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया। इसलिए श्यामपट्ट पर खाका बना लिया जाता है ताकि वह आसानी हो। तो इसका आंसर क्या होगा? 2। आज हम इतना ही रहने देते हैं। कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस पर संक्रियाएं जो भी इनको वन लाइनर जो भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे पिछले साल के सीटेट में जो भी पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम कल देखेंगे। और एक चीज हम कुछ और नया पढ़ने की कोशिश, कुछ और नया पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि हमें इन्हीं 2 महीनों में ये पूरा मैथ कंप्लीट करना। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं जो लास्ट ईयर आया हुआ है। वह 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 24 है, तो इन संख्याओं का सबसे छोटा संभावित योग क्या होगा? इस क्वेश्चन को आप खुद ही करेंगे। ठीक है, फिर अगर नहीं आता तो कल हम आपको इसको बताएंगे। ओके, थैंक यू।